जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सब्जेक्टिव बुक मीन्स लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है हिस्ट्री। और अभी जो हमारा चल रहा है वो है मध्यकालीन भारत। प्राचीन इतिहास आपका कंप्लीट हो गया है, ये हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज काफ़ी इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे 29वां एक्सरसाइज विजयनगर साम्राज्य। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था जिसको बाबर ने सबसे शक्तिशाली कहा था। ओके, तो उसका नाम आपको लास्ट में बताना है ये वीडियो देखने के बाद। बाबर का जो पुस्तक बाबरनामा है उसमें उन्होंने जिक्र किया है इस सम्राट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ। ओके, लिंक अगर चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। पहला इसमें लाइन दिया गया है, लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, जहाँ समझाना होगा रिपीट कर दूंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इन दो भाइयों का नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया। फिर से रिपीट कर लेते हैं, हरिहर और बुक्का ये दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए 1336 ईस्वी में। जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे और भी इनके भाई थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। जीत का शहर, इतना बड़ा पैराग्राफ में आपको बस ये याद रहना है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। मीन्स उनके गुरु का नाम कह सकते हो कि विद्यारण्य संत था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राज्यवंश की भी स्थापना की। हरिहर और उसका जो ये दोस्त या भाई था बुक्का, उनके पिता का नाम क्या था? संगम। उन्हीं के नाम पर उसने संगम राज्यवंश का भी स्थापना किया था। अगर ये पूछ दे कि संगम राज्यवंश का संस्थापक कौन था, तो वो भी क्या हो जाएगा? हरिहर और बुक्का होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य में अपनी राजधानी कहाँ बनाया, या हरिहर और बुक्का ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो कहाँ बनाया था? हम्पी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राष्ट्रभाषा क्या थी? तेलुगु थी। हम्पी का या विजयनगर साम्राज्य का राजभाषा क्या था? तेलुगु था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार अभी तक जो हम पढ़े उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक ना। हरिहर और बुक्का मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। उसी ने संगम राजवंश का भी स्थापना किया। ओके, हरिहर और बुक्का ने इसकी राजधानी जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी बनाई, और इसका राज्य भाषा क्या था? तेलुगु था। ओके, हरिहर एवं बुक्का पहले वरंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। ये सब आपको अधिक नहीं जानना है, ठीक ना। यहाँ पे टेन्योर दिया गया है, टेन्योर ये सब नहीं भी याद रखो, एक लाइन से क्रम आप याद रखो, क्योंकि अगर आप यूपीएससी या उससे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्रम दे देगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासक को श्रेणी क्रम में लगाएं। तो पहला कौन था? हरिहर और बुक्का, तो साथ ही समझ लो, हरिहर और बुक्का। फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक ना। हरिहर, बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और फिर विरूपाक्ष। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। लास्ट रहा 1485 तक। आगे दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। पहला तो संगम, जिसका मीन्स वो खुद ही किया था, सबूल, तुलुब और अराबिडू वंश। ओके, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि किस सम्राट ने धारण किया था? तो बुक्का फर्स्ट ने। हरिहर द्वितीय ने, जो कि तीसरा शासक था, हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला मीन संगम वंश का शासक या फिर विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन बना? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ऐसे पूछा जाएगा, निकोलो कांटी
जब विजयनगर साम्राज्य में आया था उस टाइम विजयनगर साम्राज्य का सम्राट कौन था? वो कौन था? देवराय प्रथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है ये देवराय प्रथम, जिसके टाइम में इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देखो मैं सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इससे बोर्ड नहीं होना, आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। मैं इस पर्पज से बार बार रिपीट करता हूँ, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर कर सके, नगर में नहर ला सके। सिंचाई के लिए उसने हडिंद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। मीन्स थोड़ा बहुत नहर का काम जो है इसके टाइम में भी हुआ, देवराय प्रथम के टाइम में भी हुआ, ठीक ना। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को ही इमाडी देवराय कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? फारसी का था, जो देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर सम्राट में आया हुआ था। और निकोलो कांटी जो था वो इटली का था, वो आया था देवराय प्रथम के टाइम में। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। पहले ये श्रीनाथ नहीं पूछा जाता था, पर अब ये पूछ लेता है कि श्रीनाथ का संबंध, तेलुगु कवि श्रीनाथ का संबंध किस राजवंश से है। ओके, तो ये किससे हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य से। और ये किसके दरबार में कुछ दिन रहे थे? देवराय द्वितीय। या फिर यह भी प्रश्न दे, श्रीनाथ जो विजयनगर साम्राज्य का था वो किस भाषा का कवि था? तो वो था तेलुगु भाषा का कवि था। ओके, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक इतिहासकार है, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। ओके, मीन्स उस टाइम में उसके सेना में मुसलमान भी शामिल थे। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर मीन्स हाथियों का शिकारी कहा गया था। देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया, उनके अभिलेख में ही हाथियों का शिकारी इसका अर्थ होता है जगबेटकर का। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, महानाट सुधानिधि तो नहीं पूछेगा पर ब्रह्मसूत्र पूछेगा। ब्रह्मसूत्र का भाष्य किसने लिखा संस्कृत ग्रंथ का? तो देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने। देखो जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं बोल दिया करूँगा, उसको रिपीट भी कर दिया करूँगा। सब सेंटेंस को याद नहीं करना है, बस समझना है। लेकिन मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जा रहा था। मीन्स देवराय दो ही हुआ, देवराज प्रथम और देवराज द्वितीय, लेकिन प्रौढ़ देवराय किसे कहा गया? मल्लिका अर्जुन को। सालुब नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। सालुब नरसिंह जो था वो विजयनगर के अंदर ही सालू वंश का स्थापना किया। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हो गया। तुलु वंश 1505 से लेकर 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। वीर नरसिंह ने तुलु वंश का स्थापना किया। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलु वंश का मीन्स ये सारा जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही, छोटा मोटा अगर राजा होता है तो उसे हम एक ही साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक ना। तो तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। काफी इंपॉर्टेंट है, तुलु वंश का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। यह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। सुलभ तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। ये जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया था। तो ये किस साम्राज्य का था? विजयनगर साम्राज्य का था। याद रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय को नहीं भूलना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं। कृष्णदेव राय, बाबर ने इसको क्या कहा था? असली योद्धा मान लो कहा था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस किसके टाइम में आया था? कृष्णदेव के टाइम में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे हम। देखो, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे।
अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य कवि थे, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। प्रश्न ऐसे आएगा कि किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है तेलुगु साहित्य का? तो वो कहा जाता है कृष्णदेव राय के टाइम को, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग काफी इंपॉर्टेंट है, इस सेंटेंस से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त अमुक्त मात्याद इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इसको भी थोड़ा याद कर लेना। कृष्णदेव ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने किया। तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना किया। नगलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। नगलपुर नामक नए शहर या नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने ही करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गया। थोड़ा याद रखना, कृष्णदेव राय के बारे में जो ही बताया उसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि इससे प्रश्न काफी अधिक बनते हैं। कब मरा ये? 1529 में। बाबर कब इंडिया आया था? 1526 में। हालांकि जब कृष्णदेव राय मरा था उसी के एक साल बाद मीन्स 1530 में बाबर भी मर गया, ठीक ना। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। ये सारे नाम कृष्णदेव राय को ही दिए गए थे। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। क्लियर? विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में शामिल था कौन कौन सा? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मीन्स विजयनगर के अगेंस्ट जो सेना खड़ी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। यूँ कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किसने किया? अली आदिल शाह ने किया। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमानी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में बटे हुए थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मेरठवाड़ा के प्रदेश में 3 टुकड़ी अलग अलग बांटा गया था। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल का सहयोग से पेनुकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ कर दिया। मीन्स वो जो उसका मेन राजधानी था हम्पी, उसको उसने छोड़ दिया और पेनुकुंडा बना लिया ताकि जो ये आदिल शाह है उससे वो बच पाए। ओके, आगे दिया गया है विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश जो कि 1570 से लेकर 1672 तक चला की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ये सब आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत जान लो, ठीक ना। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही बोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य का स्थापना किसने किया? बोडेयार ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए अगर के तो सबसे जो बड़ा था वो था प्रांत, उसके बाद कोट्टम को ही वलनाडु कहा जाता था, फिर आता था नाडु और फिर उर, ठीक ना। विजयनगर कालीन सेना नायकों में नायक कहा जाता था, जो हेड होता था उसको नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूंसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना का रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाता था। मीन्स उसको पैसा नहीं मिलता था, उसको जमीन दिया जाता था और उससे जो फसल होगा वो अपना मीन्स नायक रखता था, ठीक ना। अयंगर व्यवस्था क्या था? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाई पर शासन हेतु 12 प्रशासनीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इनके सामूहिक रूप को अयंगर कहा जाता था। मीन्स उस प्रशासन चलाने के लिए जो 12 लोगों का ग्रुप तैयार किया जाता था उसी समूह को अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे,
इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। मीन्स उनको भी वो भूमि देता था, पैसा नहीं देता था, और उसके जमीन पे जो टैक्स लगता था उसको भी वो मुक्त कर देता था। इसका पद अनुवांशिक होता था। मीन्स अनुवांशिक जानते हो ना, जो अगर पिता को है तो उसके बच्चे को भी होगा। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था, मीन्स इस पोस्ट को बेच सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी, ना ही दान में दी जा सकती थी। मतलब इन लोगों को जो होता है ना साइड इनकम, वो अच्छा खासा हो रहा होगा। ओके, आगे दिया गया विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन सा था। अब यहाँ पे एक साथ दे दिया गया तो वो थोड़ा याद कर लो। निकोली कोंटी सबसे इंपॉर्टेंट, देवराय प्रथम के टाइम में आया था, वो इटली का था, इस भी भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल रज्जाक फारस का था, ये देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। नीनुज पुर्तगाल का था, ये अच्युत्य राज के टाइम में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का था कृष्णदेव राय के टाइम में, और बारबोसा पुर्तगाल के टाइम में कृष्णदेव राय के। तो बारबोसा और डोमिंग पायस जो था वो कृष्णदेव राय के टाइम में आया था, और उस टाइम के मीन्स जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था। हालांकि अब्दुल रज्जाक और निकोल कोंटी काफ़ी पूछा जाएगा, तो निकोल कोंटी कहाँ का था, देवराय मीन्स फर्स्ट के टाइम में आया था, और वो इटली का था। कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज किसके पास होता था, कर्णिक के पास। कर्णिक विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, और भू राजस्व और उपज दर कितना था, 1/6 था। मतलब यूँ कह सकते हैं 1/6 परसेंटेज, इसको लाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक ना। विवाह कर वर व वधु दोनों के, सॉरी फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, ये मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये आपका कितना हो जाएगा, 20% से थोड़ा कम, ठीक ना। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले को कर से मुक्त रखा जाता था। मीन्स अगर आप शादी भी करते हो तो उससे भी टैक्स लिया जाता था। आगे दिया गया अनवाली मीन्स उनवाली, यह ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि या भू, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई काम कर दो राजा का, बदले में आपको एक जमीन देगा जिसपे क्या होगा, लगान मुक्त होगा, उसको उनबली कहा जाता था। रक्त कोड़गे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को जो भूमि दिया जाता था उसे कहा जाता था रक्त कोड़गे। कुटुग्गी, ठीक ना, यह था ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटुंगी कहा जाता था। इस पे लेकिन कर लगता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुद्दी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसते थे उसे बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य का क्रय विक्रय वेश्यवक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट में दिया गया है विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमानी राज्य की मुद्रा हून थी। इसको थोड़ा रिपीट कर लो। विजयनगर की मुद्रा क्या था, पेगोडा, और आगे जो हम बहमानी राज्य पढ़ेंगे उसका मुद्रा क्या था, हून था। ओके, तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।